हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 एंड 31 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो गाजा के लिए रिजोल्यूशन पास हुआ है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर नीता अंबानी जी को जो अवार्ड मिला है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज काजिंद के ऊपर भी हमें डिस्कशन करना है और काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना, और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे से। आज वाकई में बहुत खास दिन है क्योंकि 31 ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है 2014 में इस दिन की शुरुआत हुई थी नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि 31 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्रालय इनको दिया गया था, और इन्होंने हमारे इंडिया में जितनी भी इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इकट्ठा करके भारत को इंटीग्रेट किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट के लिए जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी 31 ऑफ अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब 30 ऑफ अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी थी। वो कौन है आप देखेंगे, होमी जहांगीर भाभा। पिक्चर आपको दिखाई दे रही है होमी जहांगीर भाभा, और इनका जन्म जो है वो 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था मुंबई में। इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम TIFR कहते हैं मुंबई, इसका भी फाउंडेशन स्टोन होमी जहांगीर भाभा ने ही रखा था। और इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या नाम है उसका, अप्सरा। अप्सरा को ट्रॉम्बे में कमीशन करने का काम भी 1956 में किसने किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। और इन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में भी काम किया है। तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनकी 114th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी 30 ऑफ अक्टूबर को। क्लियर है? इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द SSC जनरल अवेयरनेस कोर्स के बारे में। 2024 में आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम है, और दूसरे जो आपके वनडे एग्ज़ाम है, इनफैक्ट आपके जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए GA कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको GA के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगे, लाइव डाउट सेशंस भी होंगे, PYQs भी मिलेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस कंबाइंड कोर्स को भी ले सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल कोर्स जैसे हिस्ट्री अकेले को लेना है या साइंस अकेले को लेना है तो आप इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी किस तरीके से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप परचम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचम एप्लीकेशन से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं आज का CA कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के साथ। सबसे पहले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है क्रिकेटर MS धोनी। इन्हें SBI के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। कोई भी एक ब्रांड होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, चाहे वो SBI हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने कैंपेन्स होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बेचने के लिए, उन कैंपेन्स को रन करने के लिए एक चेहरा होना चाहिए, और वो भी एक ऐसा चेहरा जिससे यूथ या फिर जो पब्लिक है वो कनेक्ट हो सके। तो ऐसे व्यक्ति को हम ब्रांड एम्बेसडर बोल देते हैं। जैसे कि अगर SBI को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, SBI को यूथ के बीच में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस दिलानी है, तो यूथ किससे कनेक्ट होगा, MS धोनी के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाएगा ना यूथ। तो इसलिए MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सिंपल सा। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को बैंक का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे यूथ पॉपुलेशन के बीच में फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग कनेक्शन स्टेबलाइज किया जा सके, और ये डिफरेंट SBI की जो कैंपेन्स होंगे उनको लीड करेंगे और SBI की मार्केटिंग एंड प्रमोशन में भी काम करेंगे। अगर कुछ और बातें करें, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है BOB, जिसको हम बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जानते हैं,
इनके द्वारा राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्लियर है? चलिए अगले पर्सन देखेंगे। अगले पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक किसी एग्जाम में छपी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन के बारे में। ठीक है, तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन और इनके द्वारा एक नई बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड बुक किसकी है? तो आंसर हो जाएगा आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन की ये पुस्तक है और इन्होंने इस बुक को रोहित लांबा के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है, मतलब लिखा है। और रोहित लांबा जो है वो एक इकोनॉमिस्ट, मतलब एक अर्थशास्त्री हैं। तो रोहित लांबा जी और रघुराम राजन जी, इन दोनों के द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। मतलब इन फ्यूचर इंडिया की इकोनॉमी कैसे होगी, क्या उसका आइडिया है, बेसिकली वो बातें इस बुक में लिखी गई हैं और 7 दिसंबर को इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो हम देख लेते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी विजिट किया था एमपी के चित्रकूट में। चित्रकूट का नाम आपने सुना होगा डेफिनेटली, एमपी में है, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। चित्रकूट इन्होंने विजिट किया और वहाँ पर तुलसी पीठ में इन्होंने 3 बुक्स को रिलीज़ किया है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजेस 3 बुक एट द तुलसी पीठ इन द चित्रकूट एमपी। तो पहला क्वेश्चन, तुलसी पीठ कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा चित्रकूट में है। चित्रकूट कहाँ है? तो एमपी में है, एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो 3 बुक्स को रिलीज़ किया गया है वो 3 बुक कौन कौन सी है? तो आप लोग ने पनिनी की अष्टाध्यायी सुनी है ना, तो बस अष्टाध्यायी भाष्य, नेक्स्ट है रामभद्राचार्य चरित्रम, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला। इन तीनों बुक को लॉन्च किया है और इन तीनों बुक को किसने लिखा है? इन तीनों बुक को लिखा है इन्होंने और इनका नाम है जगत गुरु या गुरु रामभद्राचार्य महाराज। जब ये 2 महीने के थे, मतलब इनका बर्थ के जब 2 मंथ के बाद ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, मतलब ब्लाइंड है ये। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है रामभद्राचार्य महाराज के द्वारा और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है, कई सारे बुक को पब्लिश करने का काम किया है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी बुक है ओरिजिनली? तो पन्नी की बुक है अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी भाष्य को अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तुलसी पीठ कहाँ है? तो चित्रकूट में है और तुलसी पीठ जो है वो एक रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूट है जिसको 1987 में फॉर्म किया गया था। और किसने फॉर्म किया था? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के द्वारा 1987 में तुलसी पीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा बुक और 50 से ज़्यादा पेपर लिखे हैं और 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अब बात करेंगे एमपी के बारे में। तो 1 नवंबर आने वाला है, ठीक है, 1 नवंबर को फाउंडेशन डे होता है एमपी का। गवर्नर एमपी के मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं और शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। 230 यहाँ पे आपको विधानसभा की सीट्स देखने को मिल जाएंगी। अब मध्य प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा भीमबेटका, सांची और खजुराहो। तो खजुराहो के टेम्पल जो कि चंदेल किंग्स ने बनवाए थे, सांची स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया था और भीमबेटका, और ये जो केव्स है भीमबेटका की केव्स, ये आपकी न्यूलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और पैलेलिथिक पीरियड, मतलब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से एसोसिएटेड है और उसमें आपको पेंटिंग्स देखने को बेसिकली मिलती हैं। क्लियर? इसके अलावा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी दिखता है विच इज पचमढ़ी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करेंगे नीता अंबानी के बारे में। ये नीता अंबानी जी हैं और इन्हें अभी रिसेंटली अपने परोपकारी कामों के लिए, मतलब परोपकारी काम जो कि इन्होंने सोशल डेवलपमेंट के लिए, वीमेंस को इनकरेज करने के लिए, वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए जो भी काम किए हैं, इसके लिए इन्हें फिलैंथ्रोपी चैंपियन अवार्ड दिया गया है। सो नीता अंबानी 2023 USI SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फिलैंथ्रोपी चैंपियन इन्हें दिया गया है। नीता अंबानी फाउंडर एंड चेयरमैन है रिलायंस फाउंडेशन की और उन्हें ये अवार्ड दिया है बाय US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। ठीक है, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल जी। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये है बैजनाथ अग्रवाल जी जो कि ट्रस्टी थे गीता प्रेस गोरखपुर के।
और इनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे रिसेंटली। आप लोग ने गीता प्रेस ट्रस्ट की बुक डेफिनेटली देखी होगी। हमारे इंडिया में मैक्सिमम घरों में अगर रामायण दिखती हैं या फिर गीता दिखती हैं, तो जो भी आपको रिलीजियस टेक्स्ट या बुक्स दिखती है, जनरली आप देखेंगे पूरे इंडिया में मैक्सिमम पब्लिकेशन की किसने किया है? गीता प्रेस के द्वारा किया गया है, गोरखपुर में है। और इसके ही ट्रस्टी थे बैजनाथ अग्रवाल जी, इनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे रिसेंटली। अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में बात करते हैं तो इसे 2021 का गांधी पीस प्राइज भी दिया गया था। और गांधी जो पीस प्राइज है कब शुरू हुआ? 1995 में शुरू किया गया। और गांधी जी के जो प्रिंसिपल होते हैं उस पे जो काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो गांधी पीस प्राइज 2021 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। और 1995 में इन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है। आई होप आप लोग भी गोल्ड के प्रोडक्ट ज़रूर लेंगे, तो ज़रूर चेक करेंगे हॉलमार्क को, ठीक है, क्योंकि ये BIS के द्वारा मैंडेटरी कर दिया है कि गोल्ड के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसमें हॉलमार्क होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रिंग दिखाई दे रही है जिसमें एक BIS स्टैंडर्ड है और यहाँ पर प्योरिटी बताई गई है कि 22 कैरेट का ये गोल्ड है। उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का एक यूनिक नंबर होगा जो कि एक हॉल मार्किंग का नंबर होगा। क्लियर है? इसके लिए केरला जो है वो पहला स्टेट बन गया है टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर। तो हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरला स्टेट बन गया है। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट के द्वारा 14 डिस्ट्रिक्ट में जो 14 जिले हैं केरला स्टेट के, वहाँ पर हॉल मार्किंग सेंटर को सेटअप किया गया है। इसका मकसद क्या है? पहली चीज़ तो जो गोल्ड की प्योरिटी है उसको श्योर करना, जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति गोल्ड खरीदता है जिनको गोल्ड के बारे में जानकारी भी नहीं है तो भी उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी भी रहे और एक आपको कस्टमर को भी श्योरिटी रहे कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, ठीक है। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट का टारगेट है कि केरला को गोल्ड का एक हब बनाया जाए, ठीक है। इट विल मेक केरला हब ऑफ गोल्ड बिजनेस एंड फर्दर स्टैंड टू इट्स क्लेम टू बीइंग द मोस्ट रिलायबल मार्केट इन द कंट्री टू बाय गोल्ड ऑर्नामेंट। तो हॉल मार्किंग होगी तो सबका ट्रस्ट बढ़ेगा कि हाँ केरला का जो मार्केट है वो सबसे ऑथेंटिक मार्केट है। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की, इनफैक्ट जो 2 ग्राम तक के आपके प्रोडक्ट हैं उनकी भी, उनसे मतलब 2 ग्राम से कम के जो प्रोडक्ट है उनकी भी हॉल मार्किंग है, तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा। क्लियर है? ऐसा बताया जाता है कि केरला में लगभग 12,000 गोल्ड मर्चेंट काम कर रहे हैं और कईयों के पास BIS रजिस्ट्रेशन भी है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर एक फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। तो इस फेस्टिवल में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और लोगों के हाथ में एक एक वुडन स्टिक या फिर एक डंडा रखा हुआ है और ये स्टिक की मदद से एक दूसरे को पीटते हैं, मतलब मारते हैं। जैसे लठमार होली होती है ना, वैसे ही लठ से मारते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। इसलिए फेस्टिवल न्यूज़ में आ गया, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल है? तो आंसर है बन्नी फेस्टिवल। ये जो बन्नी फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली 3 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 3 लोगों की जान चली गई, कई सारे लोग जो है इंजर्ड हो गए, घायल हो गए इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल जिसका नाम है बन्नी फेस्टिवल। और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में होता है और एक ट्रेडिशनल स्टिक फाइट है ये। बेसिकली दशहरा सेलिब्रेशन मतलब जब विजयदशमी का अवसर होता है हर साल, तब ही इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? विजयनगर एम्पायर से। तो विजयनगर एम्पायर के लोग इस फेस्टिवल को मनाते थे, तो तब से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। इसमें बेसिकली लॉर्ड माला मलेश्वरा स्वामी एंड गॉडेस पार्वती, तो पार्वती जी और यहाँ पे मलम्मा या फिर मलेश्वर स्वामी मतलब शिव जी, इनकी विक्ट्री हुई थी और इन्होंने 2 राक्षसों को हराया था जिनका नाम है मनी एंड मलासुरा, और उसी की विक्ट्री का ये प्रतीक बेसिकली फेस्टिवल बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन। तो ये क्या ग्लोबल डिक्लेरेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ तो समझ में आ गई है कि कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, जो कि रिवर डॉल्फिन के लिए था। रिवर डॉल्फिन को कंजर्व करने की बात करता है। बेसिकली 11 एशियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के द्वारा रिसेंटली ग्लोबल डिक्लेरेशन पे साइन किया गया है फॉर द रिवर डॉल्फिन, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में बची हुई केवल जो 6 रिमेनिंग डॉल्फिन की स्पीसीज़ है उनके कंजर्वेशन और उनके प्रोटेक्शन की बातें करता है।
आपको ये एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई कि अभी फ़िलहाल में अगर आज का सिनेरियो हम देखते हैं 2023 की बात करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। कुछ समय पहले तक 7 स्पीसीज डॉल्फिन की प्रेजेंट थी वर्ल्ड में, लेकिन आज केवल 6 बची हैं। मतलब कोई एक ऐसी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई है, गायब हो गई है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल 6 आपको डॉल्फिन की स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आपको डॉल्फिन देखने को मिल रही हैं। अगर इनका भी प्रोटेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि फ्रेश वाटर में रहने वाली डॉल्फिन है, इनका भी प्रोटेक्शन नहीं किया गया, इलीगल तरीके से जो इन पे हथियार से हमला किया जाता है या इलीगल तरीके से जो फिशिंग की जाती है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो 6 रिमेनिंग स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इस ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन पे साइन किए गए हैं। 14 नेशन के द्वारा इसको साइन किया गया है और जिसका मकसद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन को कंजर्व करना, जिससे इनकी पॉपुलेशन के डिक्लाइन को हम कंट्रोल कर सके। कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है इंडिया के अलावा? सो आंसर है बांग्लादेश, नेपाल, इक्वाडोर, कोलंबिया, कंबोडिया, ब्राज़ील, बोलिविया, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। क्लियर है? क्या मकसद है डिक्लेरेशन साइन करने से? क्या होगा मकसद? ये है कि हमें जो फ्रेश वाटर में जहाँ पर ये डॉल्फिन है, उस फ्रेश वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, डॉल्फिन के जो हैबिटेट है और उनको जो एरिया है उनको प्रोटेक्ट करना है, इलीगल तरीके से फिशिंग ना हो सके, ओवर फिशिंग को टैकल करना है। ये सारा मकसद इन कंट्रीज़ के द्वारा पूरा किया जाना है। रिवर डॉल्फिन के बारे में बात करें तो फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन जो है उसकी केवल और केवल 6 स्पीसीज वर्ल्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो डॉल्फिन है ये आपको फ्रेश वाटर एक्वेटिक मैमल है जो कि रिलेट करती है व्हेल से। ठीक है, और इनका जो ऑर्डर है वो है कैटासिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 7th नंबर की डॉल्फिन स्पीसीज थी जिसको चाइनीज रिवर डॉल्फिन कहा जाता था, वो 2007 में एक्सटिंक्ट हो गई, गायब हो गई, विलुप्त हो गई। अभी फिलहाल 6 स्पीसीज है जिनको IUCN रेड लिस्ट में आपने देखेंगे कि यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है एज अ थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, अब कौन सी है वो 6 सर्वाइविंग स्पीसीज? तो आंसर हो जाएगा अमेजोन में, इंडस वाटर में गंगा रिवर डॉल्फिन है, इरावती रिवर डॉल्फिन है, तुकुक्षी है एंड यांगतेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिएगा, एल सल्वाडोर ने USA के कंसेंट से, USA के अप्रूवल या कंसेंट के साथ यहाँ पर एडिशनल फ़ी लगाने की बात की है इंडियंस पे एंड अफ्रीकन्स पे। तो क्या मामला हो गया है? सो इंडियन टू पे अ स्पेशल फी फॉर एंट्री इन द एल सल्वाडोर। पहले हम थोड़ा सा मैप समझे क्या? ये मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा ये पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर करते हुए आपको एक कंट्री दिखाई दे रही है विच इज़ एल सल्वाडोर। डन? ठीक है, अच्छे से देख लिया। अब इसी एल सल्वाडोर ने USA, यहाँ ऊपर दिख रहा है, इसके कंसेंट से एडिशनल $1000 फ़ी इम्पोज की है इंडियन एंड अफ्रीकन्स पे। क्यों की है? क्योंकि एल सल्वाडोर पैसिफिक ओशन में है। इसके अलावा ये जो हॉन्डुरस है ये भी आपको यहाँ पे कैरेबियन सी में देखने को मिलेगा, और यहाँ से इलीगल तरीके से इंडियंस एंड अफ्रीकन्स एंट्री करते हैं, मैक्सिको बॉर्डर को जनरली क्रॉस करके USA में सेटल हो जाते हैं। तो USA में जो माइग्रेशन बढ़ रहा है, इलीगल तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए एल सल्वाडोर ने यहाँ पर USA के कंसेंट से फीस इम्पोज की है। तो आप सोच रहे होंगे वो तो लोग तो USA में जा रहे हैं, एल सल्वाडोर को क्या पड़ी है? तो एल सल्वाडोर जो है वो वन ऑफ द पुअर कंट्री है, तो ₹1000 अगर यहाँ पे ये फ़ी इम्पोज करेगा तो उससे इसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। और एल सल्वाडोर का कहना है कि जो $1000 फ़ी हम इम्पोज करेंगे इंडियंस पे एंड अफ्रीकन्स पे, तो उसके बाद हम अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये बोली है, और इसलिए एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया जितनी भी फ्लाइट एयरपोर्ट पे आती हैं तो उनकी पूरी पैसेंजर की लिस्ट आनी चाहिए, और जो इंडियन है और अफ्रीकन है उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। तो ये पूरा मामला यहाँ पे सामने आया है। ठीक है, तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एल सल्वाडोर जिसने $1000 फ़ी इम्पोज करने की बात की है अफ्रीकन एंड इंडियन में जो कि कंट्री में ट्रैवल करते हैं इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। 23 अक्टूबर से ये सारी चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं। डन? जो बातें मैंने लिखी हैं वही बातें, जो बोला है मैंने वही बातें यहाँ पे हैं। एक और एडिशनल फैक्ट ये है कि 2022 में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने बॉर्डर, मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करके USA में एंट्री पाने की कोशिश की है। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली ये कदम उठाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एक रेजोल्यूशन के बारे में जिसका ड्राफ्ट तैयार किया था जॉर्डन ने।
ठीक है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया और मेजॉरिटी वोटिंग के साथ ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ समझिए, एक होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम UNSC कहते हैं, और एक होता है UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब किसी बिल को पास करता है, किसी रेजोल्यूशन को पास करता है, तो उस कंट्री को उस चीज़ को मानना कंपलसरी हो जाता है, मतलब बाध्यकारी है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जब कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो ये उस कंट्री के लिए कंपलसरी या बाध्यकारी नहीं होता कि इस रेजोल्यूशन की जो भी शर्तें हैं, जो भी कमांड आपको दिए गए हैं, आप उनको फॉलो करो। बस एक पॉलिटिकल प्रेशर अकेला डेवलप हो जाता है, बस। क्लियर है? कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर का वोटिंग ज़रूरी है, मतलब 2/3 लोगों का अगर बहुमत होगा तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा। क्लियर हो रहा है? 193 मेंबर्स हैं, ये बात भी आपको पता है। चलिए, अब यहाँ पे मामला क्या हुआ है, तो अभी इजराइल और हमास की वॉर चल रही है और आपने देखा कि पिछले कुछ समय में हमास और इजराइल दोनों के काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई है। अब इस वॉर को रोकने की ज़रूरत है और गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। क्लियर? इसलिए जॉर्डन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को पेश किया कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, और कहा कि ये जो वॉर चल रही है हमास और इजराइल के बीच में, उसको रोक दिया जाए इमीडिएट इफेक्ट से। इसके बाद इजराइल अब कोई अटैक नहीं करेगा और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है वो गाज़ा को प्रोवाइड होगा, ये बात वहाँ पर लिखी थी। लेकिन इस पूरे ड्राफ्ट में कहीं भी मेंशन नहीं था अबाउट द हमास की 7 अक्टूबर को पहला जो अटैक किया था वो हमास ने किया था। इस बात का लोगों ने अपोज भी किया, इसलिए एक और रेजोल्यूशन पास किया गया और उस रेजोल्यूशन में कहा गया कनाडा और दूसरी गवर्नमेंट्स के द्वारा कि आप इस पॉइंट को एड ऑन करो कि हमास ने पहला अटैक किया था और हम हमास की निंदा करते कि हमास ने ऐसा क्यों किया, क्यों इजराइल पर अटैक किया। लेकिन उस बिल को जो अमेंडमेंट करने की बात की जा रही थी उसको मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने पास नहीं किया, मतलब 2/3 वोट उसको नहीं मिला, तो वो जो अमेंडमेंट था वो पास नहीं हो पाया। पर अमेंडमेंट की डिमांड ज़रूर की गई थी, अमेंडमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ये जो गाज़ा और हमास की वॉर चल रही है उसके लिए वोटिंग हुई, जिसमें से 120 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया कि हाँ इजराइल की गलती है और वॉर को रोक देना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से एट्सेट्रा। अगेंस्ट में 14 ने वोट किया, जिनमें से एक इजराइल था। ऑब्वियस सी बात है, इजराइल तो अपोज में वोट करेगा। और 45 नेशन ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया, मतलब मतदान में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और उनमें से एक हमारा देश था विच इज़ इंडिया। ठीक है, इंडिया यहाँ पर एब्सटेन था। क्लियर हुआ? तो ये पूरा मुद्दा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थोड़ी देर में, वो यहाँ पे पूरी कहानी लिखी है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा जॉर्डन ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था और जो को स्पॉन्सर थे वो 40 कंट्रीज थी, जिसमें बांग्लादेश भी था, मालदीव भी, पाकिस्तान, रशिया एंड साउथ अफ्रीका भी शामिल थे। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। इन टर्म ऑफ फिनटेक यूनिकॉर्न द USA लीड द वर्ल्ड विद द इंडिया कमिंग इन 3rd। तो यहाँ पर देखिएगा जो फिनटेक यूनिकॉर्न है उनकी एक लिस्ट पब्लिश की गई है और फिनटेक यूनिकॉर्न के टर्म में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd पोजीशन पे है। इंडिया में टोटल 17 फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनीज आपको देखने को मिलती है जिनका रिलेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से है। तो यहाँ पे 17 ऐसे बिजनेस इंडिया में मिलते हैं जिनका रिलेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से है, मतलब फिनटेक कंपनी है। और भारत की जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ फिनटेक यूनिकॉर्न, तो इंडिया की रैंकिंग 3rd नंबर पे है। 1st नंबर पे USA है और USA में 134 फिनटेक कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे। इन 2nd नंबर पे UK है जिसमें आपको 27 फिनटेक कंपनीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अभी भी जो सिलिकॉन वैली है सबसे ज़्यादा हब बना हुआ है, मेजर हब है, फाइनेंशियल हब। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 134 USA, 27 UK एंड 17 इंडिया है। चाइना 8 यूनिकॉर्न है, 4th नंबर पे है, और फ्रांस जो है वो 6 नंबर पे, मतलब 6 यूनिकॉर्न है 4th नंबर पे, 5th नंबर पे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे CCI। तो CCI जो है वो ICN का मेंबर बन गया है। तो अभी CCI क्या है, ICN क्या है, क्या मेंबर बन गया है, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है विच इज़ ICN, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। ठीक है, ये समझ में आया कि ICN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है और इसका ही मेंबर बन गया है CCI, मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब ICN जो है, ICN की एक अपेक्स बॉडी होती है जो कि सारे लॉज बनाती है, लॉ को इन्फोर्स करने का काम करती है, ठीक है। तो वो कमेटी कौन सी होती है, उसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी। और स्टीयरिंग कमेटी में 18 मेंबर में शामिल हो चुका है अब भारत। तो 18 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क में शामिल हो चुका है CCI, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मैं थोड़ी सी बातें आपको ICN के बारे में बात करूं तो ICN जो है ओरिजिनली इसको एक रिकमेंडेशन के बाद 2001 में तैयार किया गया था। और ICN की जो एपेक्स बॉडी होती है वो स्टीयरिंग कमेटी है। जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनाए जाते हैं उनको इन्फोर्स करने का काम बेसिकली ICN के द्वारा किया जाता है। ICN में अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 140 कंपटीशन एजेंसी शामिल है और भारत भी अब इसका मेंबर है। CCI जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको हमने कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत बनाया गया था। क्लियर इतनी चीज़ें। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो यहाँ पे कंपनी का नाम तो किसी न्यूज़पेपर में नहीं बताया गया, लेकिन हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ साइन किया है और इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर करेगी 82 लोकेशन पे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस को। ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या करेंगे, पहले तो एरोस्पेस की सेफ्टी के लिए काम करेंगे और किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देंगे। कोई भी आप अगर फ्लाइंग ऑपरेशन करते हैं या आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी काम कर रहे हैं तो एक रियल टाइम हमें वेदर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो सुखोई 30 फ्लीट है उसके 84 प्लेन्स में जो रेडार है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और मेड इन इंडिया जो रेडार है जिसका नाम है विरूपाक्ष, इस वेपन सिस्टम को सुखोई में इंस्टॉल किया जाएगा आने वाले समय में। तो विरूपाक्ष क्या है, तो रेडार सिस्टम है, मेड इन इंडिया है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज काजिंद के बारे में। तो एक्सरसाइज काजिंद जो है पहले ये केवल और केवल आर्मीज़ के बीच में होती थी, मतलब कजाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है, इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स, मतलब दोनों कंट्रीज़ की आर्मी और एयरफोर्स अब दोनों पार्टिसिपेट करेंगी एक्सरसाइज काजिंद में और इसकी शुरुआत हो चुकी है कजाकिस्तान में। क्लियर है। सो इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो 7th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का होना है काजिंद, उसकी शुरुआत हो चुकी है कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में और इस 7th नंबर का एडिशन है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2016 में की गई थी, लेकिन 2016 में जब एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी तब इसका नाम क्या था, एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक, ये इसका नाम था। लेकिन 2018 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो काजिंद एक्सरसाइज कर दिया गया। जो लास्ट एडिशन हुआ था, मतलब जो 2022 में एडिशन हुआ था, वो मेघालय में हुआ था। डन। आज की लास्ट न्यूज़ पे हम चर्चा करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। तो गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस एक तरीके से 5G टेक्नोलॉजी जो कि सैटेलाइट की मदद से चलेगी, उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। अभी आपको मैंने बताया था हमारी कंट्री में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है विच इज़ इंडिया मोबाइल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस, और उसको इनॉग्रेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया। और वहीं पर हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है कि रिलायंस जियो ने जियो स्पेस फाइबर को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा रिमोट एरिया में और पूरे नेशन को कवर करेगा। ठीक है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जिसको इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है, जो रिमोट एरियाज़ है या अंडर सर्व एरिया है जहाँ पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है या अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट नहीं है, उनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है, जिससे उन सारे एरिया में भी बिजनेस जो है वो और भी बूस्ट हो सके। तो एक 5G टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है। इसके लिए जियो ने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। तो जियो ने SES जो सैटेलाइट कंपनी है या ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर है, उनके साथ एक MOU साइन किया है और बोला है कि आपकी जो SES मीडियम अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है, तो हम आपकी 2 सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे इस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे चाइनीज़ रिसर्च शिप जिसका नाम है शीयान 6। ये पहुंच चुकी है कहाँ, श्रीलंका, और बहुत कंसर्न हो चुका है इंडिया को, क्योंकि रिसर्च शिप कहाँ डॉक हुई है, श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट में हुई है।
नेक्स्ट है 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में होता है और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से की जानी है, 1 दिसंबर से। नेक्स्ट है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि ओनर है किसका? पेटीएम का, और इन्होंने अपने आप को ऑफिशियल स्पॉन्सर डिक्लेयर किया है नेशनल गेम्स का। अभी जो नेशनल गेम्स शुरू हो चुके हैं गोवा में, और उसका यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। अब यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है नेशनल गेम्स की, तो गोवा में यहाँ पर आप देखेंगे कि मेंस बास्केटबॉल में पंजाब ने डिफीट किया है तमिलनाडु को। तो मेंस कैटेगरी में बास्केटबॉल टाइटल किसने जीता है? पंजाब ने जीता है, तमिलनाडु को डिफीट किया है। वहीं अगर वीमेंस कैटेगरी में बात करें तो केरला ने बीट किया है कर्नाटक को। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अ स्टार लेबलिंग प्रोग्राम फॉर सोलर पैनल। जो सोलर पैनल आते हैं, सोलर पैनल में क्या स्टार, जैसे कि रेटिंग होती है ना 5 स्टार 3 स्टार, उस तरीके से स्टार लेबलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है गवर्नमेंट ने, जिससे एक तो रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम बढ़ा सकें, उसके बाद प्रमोशन कर सकें कि हाई क्वालिटी और एनर्जी इफिशिएंट आप सोलर सेल को परचेस कर रहे हैं या सोलर पैनल को आप परचेस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल। 4 साल के बाद ये जो सेरेमनी है वो कहाँ होनी है? नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होनी है, मुंबई में, अक्टूबर 27 से होनी है। क्लियर। और इसके लिए इस सेरेमनी के जो आप चेयरमैन बनाए गए हैं, चेयरपर्सन बनाए गए हैं, वो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड के कैबिनेट के द्वारा आबुआ आवास योजना को परमिशन दे दी गई है, और इस आबुआ आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख से ज़्यादा जो लोग रहते हैं झारखंड में जिनके पास घर नहीं है, उनको पक्का हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। अंत में बात करते हैं नॉर्वे के बारे में। तो नॉर्वे ने उत्तराखंड के हंगर प्रोजेक्ट को मदद की है, सपोर्ट किया है, और $44 मिलियन यहाँ पे दिए हैं आने वाले 3 सालों के लिए, अंटिल सितंबर 2026। तो हंगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड की मदद कौन कर रहा है? तो नॉर्वे गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, डन है। सो अंत में बात करते हैं पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में होने वाली पहली नेवल एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें देंगे कमेंट में। इसके अलावा एक और आंसर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा अगर आपको याद है। मैंने बताया था कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है पहली बार, यहाँ पे 4 वॉरशिप पार्टिसिपेट कर रही है ड्रिल में, जिनमें से एक वॉरशिप जो है वो इंडिया की है। वो कौन सी है? अगर आपको नाम याद है तो आप उसका नाम भी हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स को यहाँ पे डेथ सेंटेंस किस कंट्री की कोर्ट ने दिया है? मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई थी। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।